हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने जो टॉपिक किया था वो लॉग में लॉग की इनइक्वालिटी कर लिया था और पूरे क्वेश्चंस को अपन ने ट्राई किया था जैसे जैसे लॉग के इनइक्वालिटी में टॉपिक्स आते हैं। इनइक्वालिटी में जो सबसे अच्छा जो क्वेश्चंस होता है, एक तो अपन टीलेट करके सॉल्व करते हैं, वो होता है कि टीलेट किया उसके बाद फिर फर्दर जो प्रोसेस किया। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कल कराए थे कि बेस में भी अगर वेरिएबिलिटी रहे तो केस कैसे बनाते हैं, फिर केस का केस के साथ यूनियन लेते हैं, फिर इंटरसेक्शन लेते हैं डोमेन के साथ, ये पता होना चाहिए। अब ये एक सवाल कराया था, इसका एक प्रोसेस मैंने कल करा दिया था, एक क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जेई का बहुत अच्छा फॉर्मेट है जो पूछते हैं ये लोग जेई वाले। तो इसका बस यही तरीका होगा कि भाई साहब सीधा आप ट्राई किए होगे तो ये अंडर रूट के अंदर तो सबसे पहली बात पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लॉग तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है ना। लॉग का नंबर और बेस पॉजिटिव होना चाहिए तो बात अलग है, बट लॉग तो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए पहली बात, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है तो log 2, फिर नंबर है, ये log का बेस है, ये नंबर है पूरा, फिर ये log का ये बेस है, ये पूरा नंबर है, फिर ये बेस है, ये इसका नंबर है, ऐसे है। और ये इसका ये पूरा ही नंबर है, ऐसे समझो आया। तो log, फिर अगेन log x बेस 1/4 और 1/3 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट है, अंडर रूट में अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है। अब आपको ये डिफाइन करने के बाद लॉग के डोमेन को डिफाइन करना चाहिए। मतलब ये लॉग का क्या है, नंबर है, तो नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये बनेगा लॉग, ये नंबर है लॉग बेस 1/3 लॉग x बेस 1/4 ग्रेटर देन 0। क्या ये भी लॉग का नंबर है? ये अगर नंबर था तो ये भी तो लॉग का नंबर है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। कॉमा लॉग x बेस 1/4 ग्रेटर देन 0, अगर ये नंबर है तो ये भी ये नंबर है, तो एक और बनेगा x ग्रेटर देन 0। यहां से डोमेन निकालूंगा, यहां से x निकालूंगा, सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा, आंसर आ जाएगा। 1/3 इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन 1/3 से डिक्रीजिंग तो साइन चेंज हो जाएगा, तो log x बेस 1/4 1 हो जाएगा, 1/3 के पावर 0। और ये तो गिवन ही है, और ये गिवन ही है। अब इन दोनों का देखो, यहां से x निकालोगे, यहां से भी x निकालोगे, यहां से भी x निकालोगे, ओवरऑल क्या करो, इंटरसेक्शन। क्यों ना यहीं पे इंटरसेक्शन ले ले, क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी होना, ये भी इंडिपेंडेंट है सब पे दूसरे पे। तो इसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन। ये कह रहा है 1 से छोटा, ये कह रहा है 0 से बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, log x बेस 1/4 0 से 1, सही है। अब 1/4 डिक्रीजिंग है, साइन चेंज आएगा, 1/4 के पावर 0 1 x, साइन चेंज 1/4 के पावर 1, नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन तो वही आएगा 1/4 से 1, 1/4 से 1, तो डोमेन आया 1/4 से 1, यू क्लोज नहीं ओपन होगा। इस भाई अब इसको आ जाओ, इसको सॉल्व करना। अब डोमेन डिफाइंड हो गया, अब सॉल्व कर दो सवाल को। 2 को चला 2/0 कितना होता है 1, इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई दिक्कत होगा नहीं, तो log 1/3 log x बेस 1/4 1 आ जाएगा, 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, फिर ये साइन चेंज कर देगा क्योंकि डिक्रीजिंग है, तो log x बेस 1/4 लेस देन 1/3 के पावर 1, फिर ये साइन फिर चेंज कर देगा, 1/4 है, तो x ग्रेटर इक्वल टू 1/4 के पावर 1/3। ये 1/4 के पावर बहुत छोटा होता है, 1/4 के पावर 1/3 छोटा ही नंबर है ना, 1/4 के पावर 1/3, बेसिकली ये 1/4 से तो छोटा ही है, इसी पावर 1/3 लगाओगे तो 1/4 छोटा ही है। ये कह रहा है 1/4 से 1/3 तक है, मतलब इसका आंसर है, कह रहा है x की वैल्यू 1/4 से इनफाइनाइट, 1/4 की पावर 1/3 से इनफाइनाइट, इसका मतलब ये है ना 1/4 के पावर 1/3 से इनफाइनाइट, यही तो है। और ये डोमेन है, इस दोनों का क्या लूंगा, इंटरसेक्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा, सोचो, इंटरसेक्शन ले दोनों का, एक बार ये चेक कर लेना, 1/4 के पावर 1/3 वाला जो फंक्शन बनेगा और ये वाला जो पार्ट बनेगा, ये दोनों में कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, ये चेक कर लेना एक बार। तो इन दोनों का क्या लेना लास्ट में, इंटरसेक्शन। तो आंसर लिख लो, मैं सीधा आंसर ले लेता हूं, आंसर लिख लो इसका, 1/4 के पावर 1/3 ये आएगा, 1/4 के पावर 1/3 से लेके 1 1 पे ओपन होगा, ये इंटरसेक्शन आएगा, सॉल्व कर लेना।
कोई दिक्कत? चलो अच्छा एक बार बताओ, तुम्हें कौन सा बड़ा होगा कौन छोटा होगा? ये वाला। तुम कहोगे 1/4, अगर 1/4 के पावर 1 बड़ा है कि 1/4 के पावर 1/3 बड़ा है? 1/3 बड़ा है। कौन बड़ा है? तुम ऐसे सोचो, ये ऐसे लिखा है 1/4 के पावर, सपोज करो x लिखा हुआ है, ऐसे सोचो 1/4 कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। हाँ, अब 1/4 के पावर 1, तो 1/4 के पावर 1/1 की वैल्यू यहीं पे आएगी, 1 यहाँ कहीं होगा, और यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ? 1/3। हाँ, तो 1 अगर यहाँ होगा तो 1/3 कहाँ होगा? इसके आगे पीछे, इधर होगा 1/3, यही होगा। अब सोचो 1/4 के पावर 1/3 बड़ा होगा कि 1/4 के पावर 1 बड़ा होगा? ये सोचो। यहाँ 1 पुट करूंगा, यहाँ 1/3 पुट करूंगा, तो 1 वाला यहाँ जाएगा, 1/3 वाला यहाँ जाएगा। कौन सा बड़ा है लेंथ में? कौन सा बड़ा है? y की वैल्यू पावर 1/3 वाला। तो इसलिए 1/3 वाला बड़ा है ये वैल्यू। तब इसलिए इंटरसेक्शन लिया है मैंने ना, तो ये देखो, ये इंटरसेक्शन जब मैं लूंगा, ये तुम्हारा 1/4, ये तुम्हारा 1, और ये तुम्हारा, ये बड़ा है, ये 1/4 से बड़ा है, तो ये यहाँ आएगा और ये 1 यहाँ आएगा। तो ये कह रहा है 1/4 से, ये कह रहा है ये, तो इंटरसेक्शन ये वाला रीजन आ जाएगा। इसलिए 1 तुमको अगर लग रहा हो 1/4 बड़ा है तो गलत है, 1/4 की पावर 1/3 ज्यादा बड़ा है। क्यों? ग्राफ नहीं है। तुमसे कोई पूछ दे, ऐसे पूछे 1/4 या 1/4 के पावर 1/2 कौन बड़ा? ये वाला बड़ा है। रीजन? ग्राफ देखो ना, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है ऐसे, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे पावर 1 बाई ये x, ये 1/4 के पावर x का ग्राफ है, a के पावर x का ग्राफ, तो 1/4 के पावर x मतलब 1 यहाँ कहीं होगा, और इससे 1/2 जो x पुट कर रहे हो यहाँ कहीं होगा, तो ये वाला ज्यादा बड़ा है। देखो लेंथ ज्यादा आ रही है, समझ में? अच्छा मैं कहूँ इसमें कौन सा बड़ा है? ऐसे सोचो, ये देखो क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूँ, लिख लो, ये लिख लो, पहले इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट कर लो। आंसर आएगा तुम्हारा फाइनल ये वाला, ये आंसर है। इसी में एक क्वेश्चन लिखना लिख सकते हो अगर चाहो आप। वन बाई टू, 1/2 के पावर 2 कौन बड़ा है? इसमें से पहला क्वेश्चन, यहाँ पे साइन लगाना है आपको, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। दूसरा 1/6, 1/6 के पावर 1/3। थर्ड 1/2 के पावर 1/2 और 1/2 के पावर 1/6 कौन सा बड़ा है? फोर्थ 2 के पावर √3 और 2 के पावर √7 कौन सा बड़ा है? साइन लगाना है आपको, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। यहाँ पे पावर 2 है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई ग्राफ से बेटर कुछ भी नहीं होता। तो सुनो, ये तो सिंपल दिख रहा है ना, 1/2 1/2 के पावर 4, मतलब ये 1/4 है, ये 0.5 है, ये 0.25 है, तो ये ज्यादा बड़ा होगा। और मैथ्स क्या कहता है? दोनों डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सारे ग्राफ देखो ऐसे लिखा हुआ है, a के पावर x लिखा हुआ है ग्राफ। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1/2, मतलब 1 से छोटा, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ। एग्री? इसके लिए सबके लिए, इन तीनों के लिए डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, इसके लिए सिर्फ इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा क्योंकि ये ज्यादा है। तो डिक्रीजिंग में वैल्यू पहले 1 है फिर 2 है, यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे 2 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 वाले पे ज्यादा होगा 2 वाले पे कम होगा, ये छोटा है घट जाएगा। तो जहां पे पावर 2 है घट जाएगा, ये कम होगा ये ज्यादा होगा। अब ये देखो, ये 1 है, ये 1/3 है, तो 1 यहाँ पे होगा 1/3 यहाँ पे होगा x की वैल्यू, तो ये ज्यादा हो जाएगा। 1/2 1/6, तो ये 1/6 और कम है, क्यों भाई? 1/6 और कम है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। ये 2, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसा। √3 यहाँ कहीं होता है, √7 यहाँ कहीं होता है, तो ये बढ़ रहा है,
वैल्यू इंक्रीजिंग है तो बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, ये ग्राफ बनेगा, ये इसका बन जाएगा इनइक्वालिटी, लगा लो। आया? चलो अब तुमको सिखाता हूँ लास्ट एक थोड़ा सा एपी और जीपी। वैसे ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा आगे एपी जीपी, पर ठीक है लॉग में कुछ क्वेश्चंस आता है। मैच कर लिए? लॉग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो लिखो। ये सिर्फ लॉग पर्पस से ही चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इस चैप्टर का नाम होगा सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वाड्रेटी के बाद पढ़ाया जाएगा एक सवाल जेईई मेंस में और 2 सवाल या एक सवाल जेईई एडवांस में आता है। मिनिमम एक सवाल एडवांस में और मिनिमम एक सवाल मेंस में आता है। बट ये जीपी जो ये भी जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा पार्ट होगा जो आप क्लास में पढ़ रखे हो, जिसका यूज होगा आपका लॉग सॉल्व करने में। तो लिखो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्पेलिंग लिख लीजिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एपी क्या होता है? एपी में नंबर्स ऐसे लिखे रहते हैं, आपको पता होगा पहला नंबर ए, सब कुछ कॉमन डिफरेंस में होता है, मतलब पहला टर्म दूसरे टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तभी एपी में है। पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म होता है ए प्लस 2d, फिर चलता रहता है। अब देखना पहला टर्म में डी नहीं आया, दूसरे में डी 1d आया, दूसरे ये दूसरा टर्म है ना, ये पहला टर्म है t1, क्या है t1, ये कौन सा टर्म है t2, सेकंड टर्म है, ये कौन सा टर्म है t3। अब सुनो t2 में 1d आया है, 1 d के सामने 1 है, t3 में d के सामने 2 है, तो यहाँ कहीं tn आया होगा, बोलो। हर जगह a कॉमन है तो यहाँ भी a रहा होगा। अच्छा यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया, एक कम आया, यहाँ n है तो यहाँ कितना आएगा n-1। यही होता है तुम्हारा जनरल टर्म, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। एपी पढ़ा है कभी? ये सुना होगा इसको। और सुनो एपी ये क्यों है? क्योंकि t2 में से t1 घटाओ, देखो क्या आएगा, a से कट जाएगा d बचेगा, t3 में से t2 घटाओ, देखो क्या बचेगा d बचेगा, t4 में से t3 घटाओ, देखो क्या बचेगा d, ऐसे सब d बचेगा। तो जब कॉमन डिफरेंस सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स, जिसे कहते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स, जो लगातार जो सामने आते जाते हैं तो कहते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो नंबर्स कितने होते हैं? एपी में। इसका मतलब t1 t2 ये सब किसमें है? एपी में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका nth टर्म कौन सा है? देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये कौन सा टर्म है? nth टर्म। तो tn क्या होगा इसका? a प्लस n-1 इंटू डी। अब और सुनो जो अपने पूछा जाएगा, तीन टर्म अगर एपी में है a, b, c, अगर ये तीन टर्म एपी में है, किसमें? एपी में, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा? देखो अगर ये एपी में है तो b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी के, सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो b को इधर लाओ तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो b की वैल्यू कितनी आई? a प्लस सी बाई 2। ये लगा सकते हो, जब तीन टर्म एपी में हो तो ये लगा सकते हो, बीच वाले का 2 गुना बराबर पहला प्लस आखिरी, नहीं आया। और सुनो अगर तीन टर्म्स गिवन है ए बी सी और तुमको इसका निकालना है अरिथमेटिक मीन एम, अरिथमेटिक मीन, तो मीन निकालने आता होगा ना, जोड़ देते हो, एवरेज जो निकालते हो, तो वही होता है अरिथमेटिक मीन। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ये होगा तुम्हारा अरिथमेटिक मीन। और ये तीन नंबर मैंने ये नहीं कहा तीन नंबर एपी में है, कैसे भी ये नंबर हो, कैसे भी एपी में हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? जोड़ करके जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। चलो ये लिख लिया, तो जीपी में आ जाओ। ये सीक्वेंस सीरीज का वो पार्ट है जो तुमको पढ़ाया जाएगा, डेप्थ में क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे। ये सिर्फ वो करा रहा हूं कि तुम्हें क्वाड्रेटिक में एफओएम के क्वेश्चंस में डाउट ना हो करने में, जब एनडीए वगैरह का सवाल सॉल्व करोगे तो उसमें पूछ लेता है थोड़ा सा पॉइंट, यूज इतना ही होता है बस। लिख लो कंप्लीट। अब सुनो एक और, अब लिखो जीपी। और भी बहुत सारी चीजें होती है इसमें, बस अपन वही बात कर रहे हैं जिसपे अपना काम चल जाए। जीपी इसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, प्रोग्रेशंस स्पेलिंग आप देख लीजिएगा।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, जीपी। अपने को काम सिर्फ जीपी से मतलब है, जीपी। अच्छा, एपी की खास बात क्या थी? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? सेम। इसकी खास बात होती है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो क्या होता है? सेम। मतलब अगर मैं लिख दूं पहला टर्म T1, दूसरा टर्म लिख दूं T2, तीसरा लिख दूं T3, ऐसे चलेगा Tn, तो इसका मतलब T2 अपॉन T1, वहां पे T2 माइनस T1 था, यहाँ पे T2 अपॉन T1 कंसेक्यूटिव, फिर अगला कंसेक्यूटिव क्या है? T3 अपॉन T2, फिर क्या है? T4 अपॉन T3, चलेगा Tn अपॉन Tn माइनस 1, ये से कम। ये सब क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? किसके बराबर? कॉमन रेशियो R के बराबर। एक तो ये आना चाहिए आपको। और क्या होता है इसमें? टर्म कैसे लिखा जाता है? पहला टर्म होगा A, दूसरा टर्म क्या होगा? AR, तीसरा क्या होगा? AR स्क्वायर, फोर्थ क्या होगा? AR क्यूब। सुनो, ये तुम्हारा क्या है? T1, ये क्या है तुम्हारा? T2, ये क्या है तुम्हारा? T3, ये क्या है तुम्हारा? T4। अब सुनो, T1 पे R है क्या? नहीं। T2 पे R की पावर कितना है? 1। T2 T3 पे कितना है? T4 पे कितना है? तो ऐसे चलेगा Tn, ये तो रहेगा ही, ये Tn टर्म है, तो R की पावर कितना होगा? इससे कम नहीं है, तो इसका जनरल टर्म है ये। तो जनरल टर्म जीपी का क्या है? जीपी का जनरल टर्म कैसे लिखा जाएगा? ए आर के पावर n माइनस 1। उसका जनरल टर्म कितना था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जनरल टर्म आ गया, लिख लो। अब इधर आ जाओ, तीन नंबर अगर जीपी में है, इतना एनसीईआरटी खत्म हो गया कब का, 10th का एनसीईआरटी इतना ही था। तीन नंबर अगर जीपी में है, उसमें जीपी शायद नहीं था 10th में, एपी था। तीन नंबर अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम होता है, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? एसी। नहीं आया? वहां पे क्या था? 2b इक्वल टू एसी, ए प्लस सी। वहां पे दो गुना, बीच वाले का दो गुना बराबर पहला प्लस आखिरी, तो यहाँ पे क्या है? बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू पहला इंटू आखिरी। नहीं आया? आ गया? तो आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये तुम्हारा रिलेशन है। और क्या समझ सकते हो इसमें? ये भी समझ सकते हो बी इक्वल टू अंडर रूट में ए सी। अच्छा, और क्या समझ सकते हो? अगर तीन नंबर है ए बी सी, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन, तो तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जीएम हो जाएगा ए बी सी के पावर 1/3। लिख लो, तीनों मल्टीप्लाई करके 1/3 हो जाएगा, ए बी सी के पावर 1/3। ये एक पार्ट हो गया जो आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप सुनो, थोड़ा सा आपको मैट्रिक्स कैलकुलेशन बताऊंगा, देखिए कैसे। लिख लिया? अब आ जाओ, लिखो टॉपिक डिटरमिनेंट, ये भी आपको आना चाहिए। डिटरमिनेंट ये आपको क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा, क्लास 12 का पहला चैप्टर होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये आपको आना चाहिए। उसका ये वाला पार्ट सॉल्व करने तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चंस में। लिखो डिटरमिनेंट, MINANT, डिटरमिनेंट। एक शब्द आता है, जैसे तुम पढ़े होगे, पहली बार सुने होगे सेट, पहली बार सुने होगे लॉग, पहली बार सुने होगे जीपी, पहली बार सुने होगे तुम ऐसे ही इनइक्वालिटी, लॉग की इनइक्वालिटी, ऐसे तुम एक शब्द सुने हो, पहली बार वर्ड सुने हो। मैट्रिक्स क्या दिक्कत है? सुन लिए मैट्रिक्स, ऐसे समझोगे। डिटरमिनेंट सुनोगे, कुछ होता है, ये क्या होता है? सुनो, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज यूज आता है ना इन फ्यूचर, अपने को लैंग्वेज वगैरह जब करते हैं अपन, कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ते हैं, उसमें ब्रांच में सबसे अच्छा यूज आता है इसका, मैट्रिसेस का, प्रोबेबिलिटी का, पीएनसी का बहुत अच्छा यूज आता है। तो ये चीज अपने को आनी चाहिए, डिटरमिनेंट्स। क्या होता है अगर मैं बोलूं, देखो ऐसे में मैट्रिक्स लिखा, ऐसे अगर मैं लिखा हूं कहीं पे, ये इस डब्बे में, कहते हैं, इस डब्बे को कहते हैं मैट्रिक्स लिखना, और मैं ऐसे लिखूंगा ए बी सी डी। इसको सॉल्व नहीं कर पाते अपन, ये ऐसे ही रहता है, इसी डब्बे में होता है। तो मैं इसमें कहूंगा कितने रो हैं इसमें? दो रो हैं, एक रो दो रो, हॉरिजॉन्टल में रो होता है, वर्टिकल में कॉलम। कितने कॉलम है इसमें? दो। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, दो रो दो कॉलम, और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 एलिमेंट, 2 2 4 एलिमेंट। ये जो साइन लगा हुआ है किसका है? ऐसे क्लोज करके, मैट्रिक्स का। किसका? मैट्रिक्स का। अपने को ये नहीं पढ़ना, अपने को डिटरमिनेंट पढ़ना है, तो बताता हूं अभी कैसे करेंगे। अगर लिखा हुआ है कहीं ऐसा
ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने मैट्रिक्स लगाई डब्बे के अंदर। तो कितने रो है इसके अंदर? 2। कितने कॉलम है इसके अंदर? 3। तो कितने का हो जाएगा ये? 2 रो 3 कॉलम का। इसको पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो 2 रो 3 कॉलम, मल्टीप्लाई करो 6। देखो 6 एलिमेंट होंगे, ठीक। अब अगर इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसे चेंज कर दूं, देखना ये इस वाली लाइन में, ये ऐसे क्लोज डब्बा मत बनाओ, मैं ऐसे लाइन कर दूं ए बी सी डी, इसे कहते हैं डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये ऐसे ही रहता है। इसको सिर्फ इक्वेट किया जा सकता है, ये इसके बराबर वो इसके बराबर। इसको लेकिन सॉल्व किया जा सकता है कैसे? ये कितने क्रॉस कितने का डिटरमिनेंट है? कितने रो है इसके अंदर? 2 क्रॉस 2, बहुत बढ़िया। 2 रो 2 कॉलम। जब भी रो और कॉलम सेम रहता है डिटरमिनेंट का या मैट्रिक्स का, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब रो और कॉलम सेम हो। और अपन के सिलेबस में या अपन में जो भी अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जिसका रो और कॉलम, बोल भाई, जिसका रो और कॉलम सेम हो उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देख भाई, ये एक डायगोनल, ये इसका दूसरा डायगोनल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा? एडी, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस लगा के इसको करोगे, तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ। मतलब पहले लिखोगे ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, यही इसका आंसर है। आगे अब एक और देखेंगे 3 क्रॉस 3 का। सबसे बेस्ट यही है जो तुमको काम आएगा। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच है, बताओ कितने रो कितने कॉलम? 3 रो 3 कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या ये? बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट है? साइन देख के बताओ। डिटरमिनेंट है, क्योंकि इसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं है। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, समझो। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा ये, लेकिन उसको चेंज कर दे किसी डिटरमिनेंट में। तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। एग्री? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले इसको करते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको रो वाइज। रो वाइज कैसे भी सॉल्व करते हैं, रो या कॉलम, तो एक दिमाग में रख लो तरीका। देखो सबसे पहले ए को पकड़ो, ऊपर वाले को कर लिया, ब्रैकेट बंद करो, मल्टीप्लाई। अब इसके अलोंग रो और कॉलम को बंद कर लो, इसके अलोंग बंद हो गया। जो बचा वो 2 क्रॉस 2 का बचा। देखो इसको सॉल्व करने आता है ना तुमको, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस आता है। तो इसको बंद करो, क्या आएगा? इसको बंद कर लो, इसके अलोंग जिसको लिखे हो इसके अलोंग बंद कर लो। बंद कर लिया, क्या बचा? ई आई एच एफ। तो ई आई माइनस एच एफ, कोई दिक्कत? तो ये प्लस के साथ ओपन होगा, दूसरा कैसे होगा? माइनस के साथ, माइनस बी। आ जाओ, इस बार क्या बंद करोगे? ये और ये। तो क्या आएगा? डी आई जी एफ, डी आई माइनस जी एफ। वेरी गुड। अब क्या आएगा? तीसरा, प्लस माइनस प्लस आएगा, फिर से कोई दिक्कत? प्लस साथ क्या क्या? सी आएगा। इस बार बंद करो, क्या आया? डी एच माइनस जीई, डी एच माइनस जी। सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। ये आना चाहिए आपको। तो क्या इसके अलावा भी खोल सकते हो? सबके अलावा मैं ओपन कर सकता हूं, बट एक तुम सीखो, आगे तुम इन फ्यूचर सीख जाओगे। जब मैं पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो तुम सीख जाओगे कैसे कैसे कितने तरीके सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए इससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन करें, आगे सॉल्व करना। चलो क्वेश्चन करो, देख लो भाई, एक बार लिख लो। सबसे पहले ए को बंद किया, इसका रो और इसका कॉलम बंद किया, मल्टीप्लाई। इसका रो इसका कॉलम बंद किया, मल्टीप्लाई। इसका रो इसका कॉलम बंद किया, इसका कॉलम और ये वाला रो जिसमें ये आ रहा है बंद किया, ये और ये। सही है? चलो क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऐसे, ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट को कहते हैं ऐसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे कहते हैं। वो क्या आएगा? ए डी माइनस सी बी, यही तो होगा, यही तो होगा। ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डिटरमिनेंट को। अगर ये मैट्रिक्स है तो ऐसे कर दो तो बंद हो जाता है, इसे कहते हैं डिटरमिनेंट। तो लिखो क्वेश्चन,
क्या निकालना है तुम्हें? 1 2 3 4, ये डिटर्मिनेंट निकालना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3, अगेन 1 2 3 -1 0 8, ये सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 -1 0 3 -2 4 1 0 -2, ये सॉल्व कर लो सारे। चलिए कर लिया इसको। ये आएगा आपका 4, देख मैच कर ले भाई, 4 -6 कितना आएगा? -2। ये सॉल्व करते हैं। पहले इसके लॉन्ग स्टार्ट करेंगे 1, फिर बंद करेंगे इसको, कितना आएगा ये? 16 - 0, 3 × 0 तो 16 बचेगा। फिर -2 सॉल्व करेंगे 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। फिर 3 के लॉन्ग करेंगे, ये बंद होगा, 1 × 0 0, और फिर माइनस लगाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। नहीं आया तो आएगा 16 माइनस, ये कितना हो गया? 22 + 6, शायद 0 आ जाएगा। ठीक है, 16 और 6 22 - 20 0। ये करो तो ये करूंगा 1 से स्टार्ट करूंगा, ये बंद होगा तो ये -2 कितना हो जाएगा? -2 है, ये -2 है। -2 कितना हो जाएगा? 4, और 4 × 0 क्या हो जाएगा? 0, -0। माइनस माइनस +1, क्योंकि माइनस साथ ओपन करूंगा, इसको बंद करूंगा तो क्या आएगा? -6, ये वाला बंद करो, -6, और माइनस माइनस +4, फिर क्या आएगा? 0, 0 में कुछ ही मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 4, और ये कितना आ जाएगा? -2, ये -2 हो जाएगा ना। ओवरऑल कितना आ जाएगा? ये 2। आंसर रीचेक कर लो। 1 4 खत्म, +1 मल्टीप्लाई -6, और ये +4, देख लो एक बार, -6 +4, और ये 0। सॉल्व करेंगे 4, और ये आएगा -2। 4 और -2 कितना होता है? 2। सही, कोई दिक्कत? ये होगा डिटर्मिनेंट, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। होमवर्क अच्छे से कर लीजिएगा, सारा शीट कंप्लीट कर लीजिएगा। ट्राई करिएगा कि शीट में जितने भी पार्ट्स हैं अपने पास, जितने भी क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत। एक क्वेश्चन है लॉग में जो साइन के फॉर्म में दे रखा है, वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप। लॉग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन नंबर 8 सब्जेक्टिव में है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप करने लायक है, कर लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन, मैच द कॉलम, जो भी कुछ है शीट में सब कुछ ट्राई करिएगा, आने के बाद डिस्कस होगा। और ये समझ लीजिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।